कहानी की शुरुआत होती है जब यूएसए का एक फाइटर जेट अफगानिस्तान के आसमान में उड़ रहा होता है। तभी अचानक दुश्मन उस जेट पर मिसाइल दाग देते हैं। जेट उड़ा रहा पायलट टेरी तुरंत डिफेंस सिस्टम एक्टिव करता है, लेकिन बदकिस्मती से मिसाइल जेट से टकरा जाती है। प्लेन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब जिंदा बचने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, प्लेन से कूदना। केट और टेरी बिना एक पल गंवाए फाइटर जेट से कूद जाते हैं। कुछ देर बाद जब दोनों को होश आता है तो वे खुद को अफगानिस्तान के रेगिस्तान के बीचों बीच पाते हैं। लेकिन इससे पहले कि टेरी घायल केट की मदद कर पाता, अफगानी फाइटर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और टेरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जैसे ही एक दुश्मन टेरी के पास आता है, उसी पल केट उस पर हमला कर देती है और अपनी बंदूक से उसे वहीं ढेर कर देती है। इसके बाद केट बाकी दुश्मनों पर भी फायरिंग करती है और अपनी बहादुरी से उन्हें खत्म कर देती है। लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ। अचानक एक और अफगानी फाइटर सामने आ जाता है। केट जैसे ही फायर करने लगती है, उसे एहसास होता है कि उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी हैं। उसी पल टेरी आखिरी हिम्मत जुटाकर उस दुश्मन को गोली मार देता है। इस बहादुरी के बाद टेरी अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता है। ये सब देखकर केट अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। टेरी उससे माफी मांगता है कि वह दोनों को इस मुसीबत से बाहर नहीं निकाल पाया। यह सुनकर केट की आंखें भर आती हैं। अब केट के सामने सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी भी तरह रेस्क्यू टीम से संपर्क करना। उधर बाकी अफगानी फाइटर्स को पता चलता है कि उनका लीडर अभी भी जिंदा है और अमेरिकी फौज वहां से निकल चुकी है। आगे बढ़ते हुए केट को दूर से दुश्मनों की गाड़ियों का एक बड़ा काफिला दिखाई देता है, जिसने पूरे इलाके को घेर रखा होता है। केट तुरंत फैसला लेती है कि यहाँ रुकना बेहद खतरनाक है। वह छिपने के लिए पास के एक पुराने बंकर की तरफ दौड़ती है। तभी मालिक उसके ऊपर मिसाइल फायर करता है, लेकिन केट किसी तरह बच निकलती है। धुआं साफ होते ही केट देखती है कि धमाके से बंकर का दरवाजा खुल चुका है। बिना देर किए वह अंदर घुस जाती है। तभी एक दुश्मन उसका पीछा करता है, लेकिन केट उसे अपनी पिस्टल से मार गिराती है। अंदर केट को बहुत गहरी सीढ़ियां दिखाई देती हैं। उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वह नीचे उतरने का फैसला करती है। उसे समझ नहीं आता कि यह जगह आखिर है क्या। फिर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। तभी पीछे से उसे दुश्मनों के आने की आवाज सुनाई देती है। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते ढूंढते वह और अंदर चली जाती है। एक हिस्से में पहुंचते ही उसे भयानक बदबू आती है और आगे जो दृश्य वह देखती है, उससे उसकी रूह कांप उठती है। वहाँ एक लाश बेहद डरावनी हालत में पड़ी होती है। इतना ही नहीं, केट को वहाँ एक रहस्यमयी डिवाइस और कई कागजात मिलते हैं, जिनमें खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र होता है। अचानक दुश्मनों की आहट सुनाई देती है। केट तुरंत अपनी लाइट स्टिक दूर फेंककर एक बड़े पिलर के पीछे छिप जाती है। तभी एक अफगानी फाइटर जनरेटर ऑन कर देता है और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और उसी पल एक भयानक राज सामने आता है। वहाँ सैकड़ों कैप्सूल होते हैं, जिनमें इंसानों की लाशें बंद करके रखी गई होती हैं। दुश्मनों का ध्यान भटकते ही केट मौका देखकर अपनी फाइटिंग स्किल्स से एक फाइटर की बंदूक छीन लेती है। उसे देखते ही अफगानी फाइटर्स उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एक कैप्सूल टूट जाता है और उसके अंदर रखी लाश जमीन पर गिर जाती है। अपनी जान बचाने के लिए केट पास ही मौजूद एक हैच में नीचे उतर जाती है। मालिक अपने आदमियों को उसका पीछा करने का आदेश देता है और कुछ लोगों को बाहर पहरा देने के लिए छोड़ देता है। एक गार्ड गिरी हुई लाश को ढकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वह कोई आम लाश नहीं है। अगले ही पल वह भयानक क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। उधर केट किसी तरह इमरजेंसी एग्जिट की सीढ़ियों तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी मालिक उसके सामने आ जाता है। उसी वक्त एक फाइटर अपने साथी को उस क्रिएचर द्वारा नोचे जाते देख मदद के लिए चिल्लाने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर केट अपनी फ्लेयर गन से उसके सीने में गोली मार देती है। फिर वह जमीन पर गिरी दुश्मन की राइफल उठाती है और एक एक करके सभी दुश्मनों को खत्म कर देती है। इसके तुरंत बाद केट वहाँ एक ग्रेनेड फेंकती है और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन ऊपर पहुँचते ही एक अफगानी उसका पैर पकड़ लेता है। इससे पहले कि केट संभल पाती, वही भयानक क्रिएचर उस आदमी पर टूट पड़ता है। ये देखकर केट घबराकर बाहर की तरफ दौड़ पड़ती है। क्रिएचर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन केट किसी तरह बंकर से बाहर निकल जाती है। वह तुरंत बंकर का दरवाजा जंजीरों से बंद कर देती है ताकि वह राक्षस बाहर ना सके। जैसे ही केट वहाँ से निकलने लगती है, एक और दुश्मन सामने आता है, लेकिन जब वह क्रिएचर को बाहर निकलते देखता है तो डर के मारे भाग खड़ा होता है। केट भी अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद गहरी चोटों की वजह से वह जमीन पर गिर पड़ती है। दर्द सहने के लिए वह दवा लेती है और किसी तरह आगे बढ़ती रहती है। तभी अचानक एक मिलिट्री वाहन उसके पास आकर रुकता है। सैनिक समझ जाते हैं कि वह उनकी ही साथी है और तुरंत उसकी मदद करते हैं। अगले दिन केट को आर्मी कैंप ले जाया जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात आर्मी कैंप के मेजर रॉय से होती है। केट उसे समझाने की कोशिश करती है कि उस बंकर के अंदर कुछ बहुत ही गलत और खतरनाक चल रहा है, लेकिन मेजर रॉय उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वह कहता है कि लड़ाई के बाद हालात पहले ही काफी बिगड़ चुके हैं और इस वक्त उनका पूरा ध्यान सिर्फ मेन मिशन पर होना चाहिए। गुस्से में केट उस भयानक क्रिएचर के बारे में विस्तार से बताती है, जिसे उसने भागते वक्त अपनी आंखों से देखा था। लेकिन मेजर रॉय अपने फैसले से बिल्कुल भी नहीं हिलता। जो रहस्यमयी डिवाइस केट को लैब में मिली थी, रॉय उसे भी अपने कब्जे में ले लेता है और केट को इलाज के लिए कैंप के डॉक्टर के पास भेज देता है। इसी बीच सैनिकों की एक टुकड़ी एक अफगानी
कैदी को लेकर वहाँ पहुँचती है। रॉय आदेश देता है कि उससे पूरी जानकारी निकाली जाए। बाहर सर्जन टॉम केट को शांत करने आता है क्योंकि वह रॉय के बर्ताव से काफी नाराज थी। बाद में जब पैरामेडिक केट का इलाज कर रहा होता है तभी सर्जन टॉम और सर्जन जॉन्स वहाँ पहुँचते हैं। वे केट से कहते हैं कि उन्हें उसकी बातों पर पूरा भरोसा है, लेकिन बंकर में दोबारा जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि वहाँ असल में हुआ क्या था। तभी केट रूसी भाषा में लिखी हुई वह लाइन याद करके लिख देती है जो बंकर के दरवाजों पर लिखी थी। उसकी याददाश्त तेज थी, इसलिए उसे सब कुछ साफ साफ याद था, लेकिन वह इसका मतलब नहीं जानती थी। अचानक अफगानी कैदी बोल पड़ता है। वह बताता है कि यह एक चेतावनी है, इसे खोलना मना है। वह यह भी दावा करता है कि केट ने बंकर के बारे में जो कुछ बताया है सच्चाई उससे कहीं ज्यादा भयानक है, इतनी डरावनी कि इंसान सोच भी नहीं सकता। यह सुनकर टॉम उलझन में पड़ जाता है। वह कहता है कि अगर वहाँ रूसी भाषा में लिखा है तो संभव है कि बंकर को करीब 30 साल पहले बंद कर दिया गया हो, क्योंकि इतने सालों से यहाँ कोई रूसी नहीं आया। लेकिन डॉक्टर उसकी बात काटते हुए कहता है कि कोई भी इंसान इतने साल बंद रहकर जिंदा नहीं रह सकता। तभी कैदी एक और डरावनी बात कहता है। वह बताता है कि बंकर के अंदर जो जीव जिंदा है वह इंसान है ही नहीं। इस बात से पूरा ग्रुप गहरी चिंता में पड़ जाता है। शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता है और सैनिक तय करते हैं कि पूरे इलाके में बारी बारी से पहरा दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी वक्त नया खतरा सामने आ सकता है। उधर अपने केबिन में रॉय कर्नल से बात करता है। कर्नल आदेश देता है कि केट को मिली डिवाइस तुरंत भेजी जाए। असल में वह डिवाइस एक रिकॉर्डर होती है। रॉय साफ शब्दों में कह देता है अगर उन्हें यह डिवाइस चाहिए तो उन्हें पूरी सच्चाई बतानी होगी कि असल में हो क्या रहा है। उधर दूसरी तरफ बंकर के गहरे अंधेरे में वे भयानक जीव एक दूसरे को आजाद कर चुके होते हैं। धीरे धीरे सब एक जगह इकट्ठा होते हैं और बाहर निकलने का रास्ता रोकने वाली जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। रात के पहरे में सिरानो ड्वेन की जगह ड्यूटी संभालने आता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है उसे पीछे से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। मुड़कर देखने पर पता चलता है कि उसका साथी गायब हो चुका है। उसी वक्त डेव को कैंप के अंदर फैलती एक तेज और सड़ी हुई बदबू महसूस होती है। शक होने पर वह आसपास देखने निकलता है। तभी दूर से उसे वे भयानक क्रिएचर सीधे बेस की तरफ दौड़ते दिखाई देते हैं। डेव पूरी ताकत से चेतावनी देता है। अलार्म बजते ही पूरी टुकड़ी हथियार उठा लेती है और तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही पलों में सभी सैनिक बैरिकेड पर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और जो भी हिलता डुलता दिखता है उस पर फायरिंग शुरू हो जाती है। अब रॉय को पूरी तरह समझ आ जाता है कि केट सच बोल रही थी। वह सार्जेंट टॉम को आदेश देता है कि टुकड़ी की अगुवाई करे और सभी खतरनाक हथियारों का पूरा इस्तेमाल किया जाए। लेकिन तभी अचानक एक क्रिएचर पीछे से ड्वेन पर टूट पड़ता है और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर सभी के हाथ पैर फूल जाते हैं। घबराहट में एक सैनिक उस क्रिएचर पर गोलियां चला देता है और उसे दीवार से नीचे गिरा देता है। पैरामेडिक दौड़कर मदद के लिए आता है, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। अचानक एक और क्रिएचर छलांग लगाकर सैनिकों पर हमला करता है, लेकिन टॉम तुरंत गोली चला देता है। वह क्रिएचर सीधे मेजर रॉय की हट के अंदर गिरता है। बिना वक्त गंवाए रॉय उस पर टूट पड़ता है और लगातार फायर करता है। गोलियों की बौछार से क्रिएचर का शरीर लगभग नष्ट हो जाता है। कैंप के बाहर सैनिक अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रिएचर्स को रोका जा सके। टॉम जब फ्लेयर जलाता है तो दूर से और भी ज्यादा क्रिएचर आते दिखाई देते हैं। वह जोर से पीछे हटने का आदेश देता है, लेकिन उससे पहले ही 2 सैनिक मारे जाते हैं। एक तीसरा सैनिक जो वॉशरूम में छिपने की कोशिश कर रहा था वह भी पकड़ लिया जाता है। उधर केट को केबिन के पास किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से हथियारों की पेटी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन पेटी नहीं खुलती। अगले ही पल वह क्रिएचर केबिन में घुसकर केट पर हमला कर देता है और अपनी लंबी जीभ से उसे जकड़ने की कोशिश करता है। अफगानी कैदी किसी तरह खुद को आजाद करता है, हथियारों की क्रेट खोलता है और एक मछेटी उठाकर पूरी ताकत से क्रिएचर पर वार करता है। क्रिएचर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन गुस्से में केट उस पर लगातार वार करती रहती है। बाहर कैंप में पूरी तरह अफरा तफरी मच चुकी होती है। एक सैनिक मशीन गन से फायर कर रहा होता है, लेकिन मौका मिलते ही एक क्रिएचर उसे भी मार देता है। गिरती हुई मशीन गन से गोलियां फ्यूल कैंस पर लगती हैं और अगले ही पल पूरे कैंप में जोरदार धमाका हो जाता है। धुएं के बीच एक क्रिएचर सैनिकों के सामने खड़ा होता है। सब मिलकर आखिरकार उसे मार गिराते हैं। उसी वक्त रॉय को एहसास होता है कि उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी हैं। कुछ करने से पहले ही एक क्रिएचर उस पर जबरदस्त हमला कर देता है। तभी केट, अफगानी कैदी और बाकी सैनिक तेजी से बैरिकेड की तरफ भागते हैं। जोन्स तुरंत कैदी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अचानक छाई खामोशी से टॉम समझ जाता है कि अब यहाँ रुकना खतरनाक है। एक स्टन ग्रेनेड फेंका जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर रॉय बेसबॉल बैट से जोरदार वार करता है। सब मिलकर अपने सीनियर ऑफिसर को बचाते हैं और आर्मरी के अंदर ले जाते हैं। रास्ता साफ होते ही पूरा ग्रुप एक कंटेनर में घुस जाता है। दरवाजा बंद कर वे थोड़ी देर आराम करते हैं और आगे की योजना बनाते हैं। सुबह होते ही जब वे कंटेनर से बाहर निकलकर कैंप देखते हैं तो जो नजारा सामने होता है उसे देखकर सब सन्न रह जाते हैं। वहाँ न तो कोई क्रिएचर होता है, न ही मरे हुए सैनिकों की लाशें। कुछ देर तलाशने के बाद उन्हें सिर्फ एक क्रिएचर की लाश मिलती है। सब उसे ध्यान से देखने लगते हैं, ये समझने के लिए कि आखिर इन भयानक क्रिएचर्स का सच क्या है। जांच के दौरान डॉक्टर वेलिक्स को पता चलता है कि उन क्रिएचर्स के दांत अंदर बाहर हो सकते हैं। उनकी चमड़ी बेहद मोटी होती है और हैरानी की बात यह थी कि उनके शरीर के कई अंग बिल्कुल इंसानों जैसे थे। इतना ही नहीं, ग्रुप को यह भी समझ आ जाता है कि उन क्रिएचर्स की सबसे बड़ी कमजोरी
धूप है। इसी बीच मेजर रॉय बताता है कि कर्नल से बातचीत के दौरान उसे एक बेहद अहम जानकारी मिली थी। वह केट से माफी मांगता है क्योंकि उसने शुरुआत में उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया था। रॉय बताता है कि कई साल पहले इसी इलाके में एक उल्का पिंड गिरा था। उस घटना के बाद रूसी वैज्ञानिकों की दिलचस्पी इस जगह में बढ़ गई और जांच के दौरान उन्हें वहां एक बहुत बड़ी स्पेसशिप मिली जो पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। यह देखकर सभी हैरान रह गए। फिर उन वैज्ञानिकों ने स्पेसशिप में मिले क्रिएचर के डीएनए का इस्तेमाल करके सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश की। यह सुनते ही केट चिंता में पड़ जाती है। वह बताती है कि उसने अंडरग्राउंड बंकर में कैप्सूल्स के अंदर पूरी एक सेना को सोते हुए देखा था जो किसी भी वक्त जाग सकती है। इसीलिए वह कहती है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि रेगिस्तान से निकलने के लिए उनके पास फ्यूल नहीं था। हालात समझते ही सबको एहसास हो जाता है कि अब उन्हें यहीं रुककर उन क्रिएचर्स का सामना करना होगा। रॉय सबके सामने वादा करता है कि वह आखिरी सांस तक अपने साथियों के साथ लड़ेगा। तभी अचानक टेबल पर रखा हुआ वही क्रिएचर फिर से जिंदा हो जाता है। वह चारों तरफ मौजूद लोगों पर हमला करने लगता है और अपनी लंबी जीभ से गेट का सिर निगलने की कोशिश करता है। खुद को बचाने के लिए केट पूरी ताकत से अपना सिर उस क्रिएचर पर दे मारती है। तभी रॉय को एहसास होता है कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो पूरी टुकड़ी खत्म हो जाएगी। वह बिना एक पल सोचे अपना ग्रेनेड निकालता है और सीधे उस मॉन्स्टर पर कूद पड़ता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। क्रिएचर का शरीर पूरी तरह नष्ट हो जाता है, लेकिन मेजर रॉय भी शहीद हो जाता है। सार्जेंट टॉम घबराकर अपने दोस्त की मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन अब उसे बचाया नहीं जा सकता था। खुद को संभालने के बाद टॉम अफगानी कैदी के पास जाता है और उसे आजाद करने का फैसला करता है। वह चाहता था कि अब वे सब मिलकर काम करें, क्योंकि अगर दोबारा हमला हुआ तो उनके पास इतना गोला बारूद नहीं था कि वे उसे रोक सकें। इसलिए सब मिलकर एक बड़ा फैसला लेते हैं। इससे पहले कि क्रिएचर्स उन पर हमला करें, वे खुद बंकर पर हमला करेंगे और सारे क्रिएचर्स को वहीं खत्म कर देंगे। इस लास्ट मिशन के लिए सैनिक जल्दी से तैयारी कर लेते हैं। टॉम सबको समझाता है कि उनका काम सिर्फ इतना है, बंकर के बाहर बम लगाना और विस्फोट से पहले वहां से निकल जाना। जैसे ही वे बंकर के पास पहुंचते हैं, टॉम, जेम्स, केट और वह कैदी कबीर, सिर्फ ये 4 लोग बंकर के अंदर जाते हैं। बाकी सैनिक बाहर ही रुकते हैं। वे बिना वक्त गंवाए अलग अलग जगहों पर विस्फोटक लगाकर बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन बाहर निकलते समय टॉम की नजर जमीन पर पड़े एक मेडलियन पर पड़ती है। वह दरअसल केट का था। उसे उठाने के लिए जैसे ही टॉम सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है, अचानक एक क्रिएचर उसे पकड़कर जोर से नीचे खींच लेता है। कुछ ही सेकंड बाद केट को रेडियो पर टॉम की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। उसी पल केट को समझ आ जाता है कि क्रिएचर्स ने टॉम को जिंदा पकड़ लिया है। अपने दोस्त को बचाने का पक्का इरादा करते हुए केट बाकी सैनिकों के साथ दोबारा नीचे जाने का फैसला करती है ताकि टॉम को ढूंढकर वापस लाया जा सके। अब एलिवेटर क्रेन को चलाने के लिए डॉक्टर वेलिक्स मिलिट्री व्हीकल के अंदर ही रुक जाता है। हालात बेहद खराब थे, लेकिन फिर भी सभी लोग अंडरग्राउंड एरिया तक पहुंच जाते हैं। इसी दौरान मेडिकॉर्प्स रेडियो पर एक अलर्ट सुनाई देता है। ऑन ऑर्डर मिलता है कि अगले 20 मिनट के अंदर पूरे इलाके को खाली करना होगा। घबराकर वेलिक्स सबको तुरंत बताता है कि उन्हें जल्द से जल्द निकलना होगा। इसके बाद पूरी टुकड़ी टॉम की तलाश में निकल पड़ती है, जबकि डेव एलिवेटर की सुरक्षा के लिए अपनी जगह पर ही डटा रहता है। उधर टॉम किसी तरह अपनी जेब में रखे चाकू की मदद से उस क्रिएचर को मार देता है जिसने उसे बंदी बना रखा था। आजाद होते ही वह अपने साथियों को ढूंढने निकल पड़ता है। जब बाकी लोग बंकर की लॉबी में पहुंचते हैं तो वहां का मंजर देखकर सब सन्न रह जाते हैं। चारों तरफ उन लोगों की लाशें बिखरी पड़ी होती हैं जिन्हें क्रिएचर्स ने बेरहमी से मार डाला था। जैसे जैसे वे सेंट्रल कैप्सूल एरिया की तरफ बढ़ते हैं, माहौल और भी डरावना होता चला जाता है। इसी बीच अचानक टॉम पर पीछे से एक क्रिएचर हमला कर देता है, लेकिन तभी उसे केट की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही टॉम पूरी ताकत से लॉबी की तरफ दौड़ता है, जहां उसके साथी पहले से मोर्चा संभाले हुए होते हैं। सभी मिलकर अपने हथियारों से उस क्रिएचर को खत्म कर देते हैं। अब साफ हो चुका था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। उसी वक्त वेलिक्स देखता है कि कई अफगानी लड़ाकों ने बंकर को चारों तरफ से घेर लिया है। वह तुरंत मिलिट्री व्हीकल पर लगे भारी हथियार तक चढ़ जाता है और बिना रुके फायरिंग शुरू कर देता है ताकि क्रिएचर्स को दूर रखा जा सके। उधर एलिवेटर के पास डेव कई क्रिएचर्स से घिर चुका था। फायरिंग करते हुए वह इमरजेंसी अलार्म भी एक्टिव कर देता है। अब केट को पूरी तरह एहसास हो जाता है कि मॉन्स्टर्स ने उन्हें फंसाने के लिए जाल बिछाया है। वह तुरंत ग्रुप को आदेश देती है कि सबको यहाँ से निकलना होगा। सब पीछे हटकर दरवाजा बंद कर देते हैं और अपने साथियों से वहाँ से निकल जाने को कहते हैं, जबकि एक सैनिक दुश्मनों को रोकने के लिए पीछे रह जाता है। बाहर वेलिक्स की बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी थी। वह जल्दी जल्दी रीलोड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि एक अफगानी ठीक उसके नीचे मौजूद है। इसी दौरान बंकर से निकलते वक्त सेना के कानों में पीछे से एक भयानक गुर्राहट सुनाई देती है। तभी पूरी टुकड़ी एलिवेटर तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही टॉम को एहसास होता है कि सेना उनके साथ नहीं है, वह तुरंत उसे बचाने का फैसला करता है। वह बाकी सबको आदेश देता है कि अगर वह 5 मिनट में वापस नहीं आया तो सारे बम एक्टिव करके वहां से निकल जाना। उधर सेना
सेना पर अचानक एक क्रिएचर हमला कर देता है। वह आसपास पड़े सामान से बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दूसरा क्रिएचर आकर उसके चेहरे को बुरी तरह नोच लेता है। ये हमला इतना भयानक था कि सेना की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर टॉम गुस्से से भर जाता है। वह एक चाकू उठाता है और डस्टबिन के ढक्कन को ढाल बनाकर क्रिएचर से लड़ने लगता है। उधर जॉन अब पूरी तरह थक चुका था। वह दरवाजे से हटकर अपना डेटोनेटर निकालता है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। भीषण विस्फोट में आसपास मौजूद सारे म्यूटेंट खत्म हो जाते हैं। धमाके की आवाज सुनते ही टॉम समझ जाता है कि अब वहां रुकना मौत को बुलाने जैसा है। वह तुरंत वहां से भागने का फैसला करता है। बाहर एक अफगानी पैरामेडिक वेलिक्स पर हमला कर देता है। वह चाकू से मारने ही वाला था, लेकिन वेलिक्स किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। हर दुश्मन से बहादुरी से लड़ते हुए वह क्रेन को एक्टिव करता है ताकि पूरे ग्रुप को ऊपर खींचा जा सके। लेकिन दिक्कत यह थी कि धमाके की वजह से मैकेनिज्म का एक हिस्सा डैमेज हो चुका था। गाड़ी आगे की तरफ बढ़ने लगती है और वेलिक्स घबराकर उसे रोकने की कोशिश करता है। उधर एलिवेटर के अंदर केट, कबीर और डेव मिलकर दर्जनों क्रिएचर्स से लड़ रहे थे। अचानक एक क्रिएचर डेव के सिर पर जोरदार वार करता है और वह वहीं गिर जाता है। जब पैरामेडिक को समझ आता है कि अब क्रेन को रोका नहीं जा सकता, तो वह गाड़ी से कूदने का फैसला करता है। इसी बीच लड़ाई के दौरान कबीर को ऊपर सीढ़ियों के पास एक मिलिट्री व्हीकल दिखाई देता है, लेकिन तभी एक क्रिएचर उसे पकड़ लेता है। कबीर समझ जाता है कि अब उसका बचना मुश्किल है। वह जोर से चिल्लाकर केट को प्लेटफॉर्म से कूदने को कहता है। उसकी वजह से आखिरी पल में केट की जान बच जाती है। कुछ सेकंड बाद केट की मुलाकात टॉम से होती है। दूसरी तरफ वेलिक्स पर अभी भी कुछ दुश्मन हमला कर रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त पर टीम वहां पहुंचती है और सबको मार गिराती है। थोड़ी देर बाद ग्रुप देखता है कि एक मिलिट्री प्लेन न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर रहा है। वे तुरंत एक गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। कुछ ही पलों में एक विशाल बम जमीन से टकराता है और कई किलोमीटर तक पूरा रेगिस्तान तबाह हो जाता है। इस धमाके में मुश्किल से सिर्फ 3 लोग जिंदा बच पाते हैं। वे समझ जाते हैं कि यह हमला पूरी सच्चाई को हमेशा के लिए दबाने के लिए किया गया था और फिर बिना पीछे देखे वे उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं।